हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। हम पढ़ रहे हैं अधिगम। पार्ट फर्स्ट में अपन ने अधिगम का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं की बात की थी। अधिगम का जो अर्थ है, मॉर्गन किंग एवं स्कोपलर के अनुसार अपन ने पढ़ा था कि अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा गया। मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आ जाए इससे संबंधित कि अधिगम क्या है। ऑप्शन आ जाए आपके सामने, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, और द है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सबसे बेटर है, अगर ऑथेंटिक बुक्स के अनुसार बात करें तो अगर आप इसमें ये सही करते हो तो आपका ये प्रश्न सही माना जाएगा। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं हो और वैसी स्थिति में अगर आप ये करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये उपयुक्त सभी तो वैसे भी नहीं है। तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, वो है अधिगम। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बात की थी कि न तो पूर्णतः स्थायी होता है और न ही अस्थायी, यानी ऐसा नहीं है, दोनों के जो बीच की जो स्थिति है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। ये तो था अपने फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में जो बात की थी अपने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें अपने अलग अलग बात की थी। जैसे छात्र से संबंधित प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, शिक्षक से संबंधित प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और विषय वस्तु से संबंधित प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एवं वातावरण से संबंधित प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जिसमें छात्र से संबंधित प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा, उसका बुद्धि का स्तर, उपलब्धि, अभिप्रेरणा, अभिक्षमताएं आदि। इसके अलावा शिक्षक से संबंधित प्रभावित करने वाले कारक जैसे शिक्षक का व्यक्तित्व, विषय वस्तु पर उसकी पकड़, और शिक्षक का बालकों के साथ संबंध। नेक्स्ट है इसमें विषय वस्तु। विषय वस्तु में विषय वस्तु का प्रारूप कैसा है, पर्याप्त उदाहरण है या नहीं है आदि। और वातावरण से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है, भौतिक एवं जो सामाजिक वातावरण है, उसकी बजाय हमारा जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है, जिसमें हमारी जो अभिवृत्ति है, यानी हमारा नज़रिया सीखने के प्रति, हमारा संवेगात्मक स्तर है आदि, ये जो है वो मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो आज अपन पार्ट 3 की बात करते हैं। शुरू करने से पहले जो आज फर्स्ट बार इस वीडियो पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज अपन जो थर्ड पार्ट है उसमें बात करेंगे अधिगम की प्रक्रिया और रॉबर्ट गेन के अनुसार अधिगम के सोपान। अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम एक सरल प्रक्रिया न होकर एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जो कि विभिन्न सोपानों के माध्यम से पूर्ण होती है या विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर संपन्न होती है। हम बात करेंगे डिसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान है, 5 सोपान है डिसेल के अनुसार। पहला इसमें अभिप्रेरित व्यक्ति, मार्ग में बाधाएं, विभिन्न अनुक्रिया, सही अनुक्रिया, एवं उद्देश्य प्राप्ति। सबसे पहला है
अभिप्रेरित या अपन कह सकते हैं अभिप्रेरणा। उद्देश्यों को अपन कह सकते हैं लक्ष्य भी कह सकते हैं। सीखने के लिए व्यक्ति को अभिप्रेरित होना सबसे पहली आवश्यक शर्त है। सोर्सन ने भी एक परिभाषा दी थी, अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। सीखने के लिए सबसे पहले अभिप्रेरित होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अपन को एक चीज़ और समझनी है सबसे महत्वपूर्ण, कि अभिप्रेरित होने से भी एक सबसे पहली बात आती है आवश्यकता का महसूस होना। आवश्यकता का महसूस होना। अभिप्रेरित कौन होगा? जिसे आवश्यकता होगी। अगर व्यक्ति को कोई आवश्यकता ही नहीं होगी तो व्यक्ति पूर्ण रूप से अभिप्रेरित भी नहीं होगा। हालांकि DCLK में ये नहीं है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई क्रम पूछ लिया जाए तो अभिप्रेरणा से पहले आवश्यकता का स्थान होगा, ना कि अभिप्रेरणा के बाद में। तो आवश्यकता सबसे पहले उत्पन्न होती है। जितनी ज़्यादा हमें आवश्यकता है उतना ही ज़्यादा हम अधिगम कर पाएंगे। जैसे थांडाई के सिद्धांत में बिल्ली ने पिंजरा खोलना सीखा, उद्दीपक को प्राप्त करना सीखा। किसके कारण से? अभिप्रेरणा के कारण से नहीं, आवश्यकता के कारण। उसको आवश्यकता थी तो उसने क्या है, जितनी उसको आवश्यकता थी वह उतनी ज़्यादा अभिप्रेरित हुई और उसने कार्य किया और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जैसे मान लीजिए अपन रीट या सीटेट कोई भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है, सभी व्यक्ति अभिप्रेरित होना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहली बात है कि व्यक्ति को आवश्यकता का महसूस होना जरूरी है। व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है, उसको जितनी ज़्यादा आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग उसमें चालकता उत्पन्न होगी। यानी जितनी ज़्यादा उसकी आवश्यकता है चालकता का स्तर भी क्या है, उतना ही बढ़ेगा। और हमारी आवश्यकता के अनुसार ही हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए एक भूखा व्यक्ति है, ठीक है, उसके लिए लक्ष्य क्या हो गया, भोजन हो गया। प्यासा व्यक्ति है तो उसके लिए लक्ष्य क्या हो गया, पानी। ठीक वैसे ही जब हमें टीचर बनना है तो वो हमारे लिए क्या हो गई, एक आवश्यकता हो गई। अब आवश्यकता मान लीजिए वो अपन सामाजिक आधार पे हम उसको आवश्यकताएं बने, जैसे मान लीजिए प्रतिष्ठा है, या अपन कोई आर्थिक आधार पे। यहाँ पे उसी के अनुसार जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही हमारी चालकता का स्तर बढ़ेगा। जितनी हमारी चालकता बढ़ेगी उसी के अनुसार हमारी क्रियाशीलता बढ़ेगी, जो हमें लक्ष्य की ओर लेकर जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने समझ लिया कि व्यक्ति को क्या है, अभिप्रेरित होना पड़ता है। उसके बाद में जैसे व्यक्ति अभिप्रेरित होता है उसके मार्ग में क्या आती है, बाधाएं आती है। जैसे थांडाई के प्रयोग में बिल्ली को आवश्यकता महसूस हुई तो वह अनुक्रिया करने से पहले पिंजरा खोलना, वो उसके लिए क्या है, मार्ग में एक बाधा हो गई। और उस बाधा को पार करने के लिए उसने क्या किया, विभिन्न अनुक्रियाएं की। और उसमें से उसने जब सही अनुक्रिया की तो उससे क्या हुआ, उसको लक्ष्य प्राप्ति या उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, या अपन कह सकते हैं उसको उद्दीपक मिल गया। तो ये थी DCL की अधिगम की जो प्रक्रिया। अभिप्रेरित व्यक्ति, मार्ग में बाधाएं, विभिन्न अनुक्रियाएं, सही अनुक्रियाएं और उद्देश्य की प्राप्ति। और अभिप्रेरित होने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, उसको आवश्यकता का महसूस होना। जितनी ज़्यादा आवश्यकता होगी उसी के अनुसार हमारे में चालकता का स्तर बढ़ेगा, जो हमें लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा। अब अपन रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के जो सोपान है उनकी बात करेंगे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गेने, जिनका संबंध संज्ञानवादी संप्रदाय से था। इनका संबंध किससे था, संज्ञानवादी संप्रदाय से। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें, जिसमें अधिगम के 8 सोपान बताए हैं या 8 प्रकार बताए हैं।
रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के जो सोपान है, इनकी जो विशेषताएं सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है अधिगम के सोपान है, इनका क्रम सरल से जटिल की ओर है। सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दूसरा है इनका जो क्रम है, पहला जो है संकेत अधिगम, यहां से व्यवहारवादी से संज्ञानवादी की ओर। प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए रॉबर्ट गेने के अनुसार जो अधिगम का जो सोपान है वो किस रूप में चलता है, व्यवहारवादी से संज्ञानवादी की ओर, या ऑप्शन में दे दिया जाए संज्ञानवादी से व्यवहारवादी की ओर, तो इसमें क्या सही होगा, व्यवहारवादी से संज्ञानवादी की ओर। और अपन कह सकते हैं इनकी जो जटिलता, या कह सकते हैं आरोही रूप में बढ़ती है। ठीक है, धीरे धीरे जटिल होती जाती है। तो इनमें पहला है संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। थर्ड है श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग। फोर्थ है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। फिफ्थ है बहुविभेदन अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। सिक्स्थ है इसमें प्रत्यय या संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। सेवंथ है इसमें सिद्धांत अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग। एवं एट्थ है समस्या समाधान अधिगम या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसमें जो पहला है संकेत अधिगम, रॉबर्ट गेने के अनुसार यह अधिगम का निम्नतम स्तर है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का जो सबसे निम्नतम स्तर है वह कौन सा है, संकेत अधिगम। और रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का जो सबसे उच्च स्तर है वो कौन सा है, समस्या समाधान अधिगम। यह भी पूछा जा सकता है रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार। इनकी विशेषताओं में अपन बात करें उससे पहले ये जो 3 है ऐसे प्रकार है जो मनुष्यों एवं पशु पक्षियों पर लागू होते हैं, ये 3। चौथा है शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम, यहां से ये केवल मानव पर लागू हो जाते हैं। इसके बाद में 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये सभी क्या है, केवल मनुष्यों पर लागू होते हैं। व्यवहारवादी की बात करें तो ये 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हैं व्यवहारवादी अधिगम के अंतर्गत आते हैं। और 5 से लेकर ये 4 जो है ये संज्ञानवादी अधिगम के अंतर्गत आते हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार व्यक्ति अधिगम 8 प्रकार से कर सकता है, जिसमें पहला है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध पावलोव के जो शास्त्रीय अनुबंधन है उससे है। पावलोव के जो शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे अस्वाभाविक उद्दीपकों और स्वाभाविक उद्दीपकों एक निश्चित अंतराल के बाद में बार बार जब प्रस्तुत किया जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत न होने पर भी व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने लगता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे अपन उदाहरण लेंगे, जैसे कक्षा में शिक्षक को देखकर बच्चों का चुप हो जाना, ये भी संकेत अधिगम का उदाहरण है। और इसके अलावा जैसे ट्रैफिक रूल्स में जैसे रेड लाइट को देख के गाड़ी का रोकना, ग्रीन को देख कर गाड़ी का चलाना, ये किसके उदाहरण है, संकेत अधिगम के। इसको अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर कहा गया है। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। वैसे अपने सिद्धांतों में इसका संबंध थार्डाई के सिद्धांत से है, लेकिन इस रॉबर्ट गेने के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो अनुबंधन है वो किसके माध्यम से होता है, मिलने वाले जो पुनर्बलन है, जिसमें इसने स्किनर को महत्व दिया रॉबर्ट गेने ने इसमें कि अनुक्रिया के बाद में मिलने वाला जो पुनर्बलन है वह उद्दीपक के बीच में अनुबंधन स्थापित करता है। थर्ड है इसमें श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग। श्रृंखला अधिगम को क्रमिक अधिगम भी कहा गया है। इसमें 2 या 2 से अधिक उद्दीपकों के मध्य है एक क्रमबद्ध रूप से इसमें अधिगम कराया जाता है। आर्ट एट एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आया है। जैसे एक लड़की है,
जो घर में प्रवेश करती है और अपने कोट को फर्श पे फेंक देती है। उसके बाद में उसकी माताजी उसको वापस कोट पहनाती है और वापस घर से बाहर भेज देती है। जब लड़की घर से बाहर जाती तो वह ये सोचती है कि हम तो अभी घर पे आए हैं और वापस हमें घर से बाहर क्यों भेजा गया है। तो वापस वह अधिगम करती है कि हमने अपने कोट को एक निश्चित स्थान पे नहीं रखा है, और वापस वह घर में आती है और उस कोट को एक खूंटी पर टांग देती है। तो इस प्रकार का जो अधिगम है, ठीक है, एक प्रक्रिया के द्वारा, जैसे लड़की का घर में प्रवेश करना और उसको कोट को क्या है फर्श पे फेंक देना, और उसके बाद में वापस उसको कोट पहनाना और वापस घर से बाहर भेज देना। तो उसके बाद वापस वह कोट को क्या है एक निश्चित स्थान पे रख देती है। तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है वो श्रृंखला के रूप में अधिगम होता है। इसके अलावा जैसे बच्चे हैं, कई आदतों को अपन श्रृंखला अधिगम के माध्यम से भी बालकों को अपन अधिगम करवा सकते हैं। जैसे कई बच्चों की आदत होती है कि स्कूल से आते ही वो क्या है बैग को इधर उधर फेंक देते हैं। तो हमें उसको क्या है शाब्दिक आधार पे कुछ नहीं बताना है, लेकिन जैसे वो बैग को कहीं भी फेंके तो वापस उसको बैग टांग के उसको वापस अपन घर से बाहर भेजते हैं। तो निश्चित रूप से वह सोचेगा कि हमने कोई ना कोई गलती की है, इसीलिए हमें घर से वापस भेजा गया। तो वापस वो बच्चा घर में आता है और उसको बैग को एक निश्चित स्थान पे सुव्यवस्थित रूप से रख देता है। तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है वो होता है श्रृंखला अधिगम या चेन लर्निंग। चौथा है इसमें शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंतर्गत जो अधिगम होता है वो शब्दों के माध्यम से, काव्य, गीत या वार्तालाप के माध्यम से जो कुछ अधिगम होता है वो होता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इसमें शब्दों के साथ दो वस्तुओं में साहचर्य करते हुए अधिगम कराया जाता है। जैसे बालक को सफ़ेद रंग की जानकारी हो और उसके बाद ये भी पता है कि ये क्या है गाय है। जब वह गाय को देखता है तो वह उन दोनों के बीच में साहचर्य करते हुए सिर्फ वह गाय नहीं बोलेगा, गाय के साथ में अगर हम ये पूछ ले कि यह कैसी है तो वो बोलेगा क्या सफ़ेद गाय। तो दोनों में उसने क्या कर लिया है साहचर्य कर लिया है। या मान लीजिए उसको रंगों की जानकारी है, ठीक है, तो मान लीजिए कोई रंग है जैसे लाल रंग है और कोई गेंद है, ठीक है। जब उसको पूछा जाएगा ये कैसी गेंद है तो वह बोलेगा दोनों को साहचर्य करते हुए ये लाल गेंद है। तो ये चीज़ हो गई शाब्दिक साहचर्य अधिगम। नेक्स्ट है इसमें बहुविभेदन अधिगम। यहाँ से मैंने बात की थी शाब्दिक अधिगम सिर्फ मनुष्य ही करते हैं, ठीक है, और इसी कारण से क्या है वह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। पांचवा अपन बात कर रहे थे बहुविभेदन अधिगम। बहुविभेदन अधिगम ये संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहला इसमें बहुविभेदन अधिगम। इसके अलावा प्रत्येक नेक्स्ट अधिगम का जो प्रकार है रॉबर्ट गेनी के अनुसार वह पिछले क्रम से जुड़ा हुआ है। जब तक पीछे वाले जो अधिगम के जो प्रकार है वह पूर्ण रूप से अधिगम नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से उसके सामने आगे दिक्कत आएगी। बहुविभेदन अधिगम में व्यक्ति विभिन्न उद्दीपकों में से सही उद्दीपक की पहचान करके उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और इस प्रकार का जो अधिगम होता है वह कहलाता है बहुविभेदन अधिगम। जैसे मान लीजिए बालक के सामने 10 प्रकार के रंग है और उन 10 प्रकार के रंगों में से उसको पूछा जाएगा कि इनमें हरा रंग कौन सा है, तो वह उन सभी उद्दीपकों के प्रति प्रत्यक्षीकरण करते हुए संपूर्ण परिस्थिति के प्रति पहचान करते हुए उसमें से सही रंग की पहचान करता है। यहाँ पे मैंने कहा संपूर्ण परिस्थिति के आधार पे, जैसे जो सूझ सिद्धांत है वो भी किससे जुड़ा हुआ है संपूर्ण परिस्थिति में। जैसे जो कोहलर है उसके सिद्धांत में जैसे सुल्तान है वह संपूर्ण परिस्थिति को देख कर ही किसी एक के प्रति अनुक्रिया करता है। तो इसका संबंध एक तरीके से जो कोहलर की जो थ्योरी है उससे इसका जुड़ाव है। नेक्स्ट है इसमें छठा प्रत्यय या संप्रत्यय अधिगम। सबसे पहले अपन को यह समझना होगा कि प्रत्यय या संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। प्रत्यय अधिगम शब्द की सबसे पहले चर्चा कैंडलर ने 1964 में की। प्रत्यय का मतलब है हमारे मस्तिष्क में अनुभव के आधार पर या प्रशिक्षण के आधार पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बिंब बनना ही क्या है संप्रत्यय है। संप्रत्यय निर्माण की जो प्रक्रिया जीन पियाजे के अनुसार अपन बात करें तो जो सेकंड स्टेप है पूर्व संक्रियात्मक उसमें प्रारंभ हो जाती है। जैसे एक बालक है
उसका हमने कई व्यक्तियों में से सिर्फ अपनी माँ को वो कैसे पहचानता है, संप्रत्यय निर्माण के आधार पे, या विभिन्न वस्तुओं में से वह अपनी वस्तु को कैसे पहचानता है, संप्रत्यय के आधार पे। और यह क्या है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जैसे हम भी क्या है, हमारे जो घर है कैसा है, इसकी जो चित्र है, बिंब है, वो हमारे मस्तिष्क में बना हुआ है, जिसके आधार पे हम क्या है, अब स्वयं के घर में ही प्रवेश करते हैं। और इन विशेषताओं के आधार पर हमारे मस्तिष्क में भी कई संप्रत्तियों का निर्माण होता है। जिस प्रकार की हमें विशेषताएं दी जाएगी उसके अनुसार तुरंत हमारे मस्तिष्क में उसका जो प्रत्यय है या जो संप्रत्यय है या जो बिंब है हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। जैसे मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन लंबी है, तो यहाँ पे अभी क्या है, जितनी ज़्यादा विशेषताएं हमारे सामने आएगी उतना ही संप्रत्यय क्लियर होता जाएगा। तो हमारे सामने दो बिंब बन गई, एक तो ऊंट का और एक दूसरा जिराफ का, लेकिन दूसरी विशेषता दी जाएगी कि वह कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन भी लंबी है और रेगिस्तान में पाया जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे मस्तिष्क में उसका एक बिंब निश्चित हो गया कि वो ऊंट है। तो इन संप्रत्तियों के आधार पर भी क्या है, हमारे मस्तिष्क में बिंब बनता है, या इसके आधार पर भी हम अधिगम करते हैं। छोटे बालकों के मस्तिष्क में प्रत्यय का निर्माण करने के लिए उनकी पुस्तकों में कई प्रकार के चित्र दिए जाते हैं। तो चित्र दिए जाने का उद्देश्य क्या है, उनके मस्तिष्क में संप्रत्तियों का निर्माण करना। हम सभी जगह प्रत्यक्ष रूप से संप्रत्तियों का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन कई माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भी हम संप्रत्तियों का निर्माण कर सकते हैं। या जैसे मॉडल के रूप में भी, जैसे मान लीजिए ताजमहल है, हमने सभी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, लेकिन उसका जो मॉडल देखा है, उसकी जो प्रतिकृति देखी, उसके आधार पे भी हमारे मस्तिष्क में उसका एक बिंब बन गया है। तो इनके माध्यम से भी बालकों को क्या है, प्रत्यय अधिगम कराया जा सकता है। नेक्स्ट है सिद्धांत अधिगम। इसको बोला गया है प्रिंसिपल लर्निंग। सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत कोई भी घटना क्यों घटित होती है, इस बात की व्याख्या की जाती है। ये घटना क्यों घटित हुई और कैसे घटित हुई, इन नियमों की उसमें चर्चा की जाती है। जैसे बात करें अपन कि थांडाई के सिद्धांत में बिल्ली ने पिंजरा खोलना क्यों सीखा, तो उसमें यह उत्तर मिलेगा अपन को, उसकी आवश्यकता के कारण उसने पिंजरा खोलना सीखा। कैसे सीखा, तो उसमें विभिन्न अनुक्रियाओं के माध्यम से सीखा। इसके अलावा कोई भी जो भी सिद्धांत होता है उसके कुछ निश्चित नियम होते हैं जिसके आधार पे उसमें घटनाओं की व्याख्या की जाती है। अब है हमारा अंतिम सोपान, समस्या समाधान अधिगम। इसको सबसे उच्चतर अधिगम भी कहा गया है, और यह क्या है, व्यक्तिगत अधिगम का जो प्रकार है, और यह पूर्ण रूप से संज्ञान पे निर्भर है। बाकी जो अन्य है उसमें व्यवहारवादी का भी रूप अपन को देखने को मिला, लेकिन यह पूर्ण रूप से संज्ञानात्मक अधिगम के ऊपर निर्भर है। इसको सबसे उच्च प्रकार का जो अधिगम क्यों कहा गया रॉबर्ट केनी ने, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारी जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जैसे चिंतन है, प्रत्यक्षीकरण है, अवलोकन आदि सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती है। इसके कारण से इसको सबसे उच्च प्रकार का चिंतन कहा गया है। तो ये थे हमारे अधिगम के जो सोपान थे रॉबर्ट केनी के अनुसार। इसमें एक जो श्रृंखला अधिगम है, ठीक है, इसमें एक तो जो शाब्दिक श्रृंखला भी है, इसके प्रकार में दो प्रकार हो रहे हैं इसमें, शाब्दिक श्रृंखला और अशाब्दिक श्रृंखला। शाब्दिक जो श्रृंखला है इसमें जैसे अभिक्रमित अनुदेशन, स्किनर का जो अभिक्रमित अनुदेशन है, क्रमिक रूप से बालक को अधिगम कराया जाता है। तो ये तो हो गया इसमें शाब्दिक श्रृंखला में। अशाब्दिक श्रृंखला में जैसे क्रमबद्ध रूप से चित्रों के माध्यम से अधिगम कराना। जैसे मान लीजिए, जैसे विकास की जो अवस्थाएं हैं, भ्रूणावस्था है, शेषावस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है, तो इनको जैसे मान लीजिए चित्र के माध्यम से उसकी जो अवस्थाओं को एक क्रमबद्ध रूप से सेट करना और इस आधार पे अधिगम करना। जैसे बालक के सामने अलग अलग चित्र उसके सामने रखे जाएंगे तो वह इस क्रम के आधार पे वह अधिगम कर लेगा। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से समझ ली है। अब अपन नेक्स्ट जो अपना पार्ट होगा उसमें अधिगम के जो प्रकार है संप्रदाय के आधार पे उन पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसे एक तो हमारा संप्रदाय व्यवहारवादी संप्रदाय और दूसरा है गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।